नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे। पहला है, संज्ञा सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन संज्ञा, दूसरा ऑप्शन सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन विभक्ति और चौथा ऑप्शन समास। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर दीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाए उसे विभक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा ऑप्शन पानी, तीसरा ऑप्शन इलायची, चौथा ऑप्शन प्यास। इसमें से बताइए पुल्लिंग कौन है। तो पुल्लिंग पहचानने का सबसे आसान तरीका है उसका प्रयोग करके देखो। जैसे नदी बहती है, प्यास लगती है, इलायची डाली जाती है या तो प्रयोग की जाती है। अब जैसे पानी बहता है तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा, पानी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न से किसका उच्चारण तालु से होता है। तो वर्णमाला में हमारे जो है 52 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला जो है 52 से मिलकर बनी होती है। इनमें 52 में 11 स्वर होते हैं और 11 जब स्वर हो गए तो 41 व्यंजन हो गए। अब 41 में 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, चार हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 जो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं या संघर्ष स्पर्शी व्यंजन होते हैं और चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ये कितने हो गए हमारे, तो इनको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएंगे 12, 4 3 12 और 25 ये संयुक्त व्यंजन उसी में आ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन ही ऊष्म व्यंजन ही संयुक्त व्यंजन में आ जाते हैं। अब ये 52 की काउंटिंग हो गई। 52 के बाद अगर हम देखा जाए तो इनको जो है कितने कैटेगरी में, यानी जो हमारा जो वोकल है यानी जिस ध्वनि हैं उनके अनुसार पर कितने भागों में बांटते हैं। तो इनको जो है मुख्यतः पहला होता है कंठ यानी का से लेकर के का वर्ग कंठ कहलाता है। दूसरा होता है तालु जो होता है वो खा वर्ग होता है। और तीसरा होता है तालु जो होता है चा वर्ग होता है, तालु चा वर्ग होता है। मूर्धन जो होता है टा वर्ग होता है। और दंत जो होता है ता वर्ग होता है। और ओष्ठ जो होता है पा वर्ग होता है। फिर अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, अंतस्थ यारा लावा होता है, अंतस्थ यारा लावा हो जाते हैं। फिर ऊष्म साहा हो जाता है, संयुक्त छत्र ज्ञा हो जाते हैं। फिर द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं जो डा और ढा होते हैं। अब देखिए इसके साथ कंठ के साथ छोटा आ बड़ा आ भी आ जाता है, छोटा आ और बड़ा आ भी आ जाता है। और फिर इसके बाद तालु के साथ जो है छोटी ई और बड़ी ई भी आ जाती है। फिर मूर्धन के साथ ऋषि आ जाता है, ये वाला ऋषि आ जाता है। फिर दंत के साथ ये लरे आ जाता है। ओष्ठ के साथ ऊ और बड़ा ऊ आ जाता है, ओष्ठ के साथ ऊ और बड़ा ऊ आ जाता है। इस तरीके से हमने देखा व्यंजन के बारे में एक ओवरव्यू देखा। बाकी एक व्यंजन का वीडियो मैं बनाऊंगा, उस पर आपको और डिटेल से बताऊंगा। तो इसका आंसर बताइए तीसरे का क्या हो जाएगा। तीसरे कह रहा है कि तालु से किसका उच्चारण होता है। तो इसका आंसर बताइए। तालु से जो होता है ई सा और चा वर्ग का उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, विलोम आपको ढूंढना है। सम्मुख का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन उमुख, तीसरा ऑप्शन विमुख, दूसरा ऑप्शन विमुख, तीसरा ऑप्शन प्रमुख और चौथा ऑप्शन अधिमुख। तो इसका विलोम बताइए। इसमें से विलोम क्या हो जाएगा, सम्मुख का मतलब होता है सामने और सामने का जस्ट अपोजिट होता है विमुख। क्वेश्चन नंबर 5वां लेंगे। तद्भव को पहचानना है आपको। तद्भव शब्द नहीं है, यानी तद्भव नहीं है तो तत्सम होगा। कह रहा है तद्भव नहीं है तो तत्सम होगा। पहला ऑप्शन गोमल, दूसरा ये गोमल नहीं गोमय है। पहला ऑप्शन गोमय, दूसरा ऑप्शन घोड़ा, तीसरा ऑप्शन चोंच, चौथा ऑप्शन ऊँट। तो इसका बताइए 5वें क्या हो जाएगा।
यानी तत्सम नहीं, तद्भव नहीं है तो तत्सम है। तत्सम कौन सा है ये बताना है। तो गोमय का घोड़ा होता है, गोमय का गोबर होता है, ये आंसर हो जाएगा, ये तत्सम है। और घोटक का घोड़ा होता है, और चंचु का चोंच होता है, और उष्ण का ऊँट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोमय। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तद्भव आपको ढूंढना है कौन सा तद्भव है। गोमल, हरिद्रा, पर्यक, पान, इनमें से तद्भव आपको बताना है क्या होगा। तो इसका आंसर दीजिए छठे का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पान। इसका तत्सम होता है तांबूल, इसका तत्सम होता है तांबूल, इसका तत्सम होता है तांबूल। और बाकी सारे जो है तद्भव रूप में हैं, ये जो बाकी तत्सम रूप में है। हरिद्रा का हरदी होता है, पर्यक का पलंग होता है, गोमल और गोमल का आप कमेंट में लिखिएगा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको साइनोमियंस ढूंढना है, यानी पर्यायवाची समानार्थक शब्द ढूंढना है। अभिज्ञ का समानार्थी क्या है। पहला ऑप्शन जानकार, दूसरा ऑप्शन भिक्षुक, तीसरा ऑप्शन अभिनेता, चौथा ऑप्शन नावाकिफ। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 7वां। अभिज्ञ मतलब होता है, अभिज्ञ मतलब जानने वाला या ज्ञाता, कुशल या जानकार। अभिज्ञ मतलब क्या होता है, जानने वाला, ज्ञाता, जानकार। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा समानार्थी, जानकार हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 8 से 9 तक कुछ निर्देश दिए हैं, उस निर्देश को आपको पढ़ना है और भरना है। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। पहला है मुझे डैश है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। अब पहला ऑप्शन खेद, दूसरा ऑप्शन शोक, तीसरा ऑप्शन खुशी, चौथा ऑप्शन दर्द। तो इसमें बताइए क्या भरा जाएगा कि मुझे डैश है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। तो इसका आंसर बताइए 8 का आंसर क्या हो जाएगा। 8 का आंसर ए हो जाएगा। मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव को ना समझ सके। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्तमान में अभी डैश है, डैश में आपको भरना क्या आएगा। महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। पहला ऑप्शन व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन संदर्भ, तीसरा ऑप्शन घटनाओं, चौथा ऑप्शन परंपरा। तो 9 का आंसर बताइए। तो वर्तमान संदर्भ में, यानी आंसर हो जाएगा दूसरा, वर्तमान संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से 11 तक हैं। 10 से 11 तक क्या कहता है देखते हैं क्या है। वाक्य भेद की पहचान करना है कि आपको क्या उनसा वाक्य है, इसका भेद करके आप पहचान करना है। क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो। पहला कर्मवाच्य है, दूसरा ऑप्शन कृतवाच्य है, तीसरा ऑप्शन भाववाच्य है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या तुम यह कार्य कर सकते हो क्या होगा। 10वें का आंसर दीजिए। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं कार्य करता है तो वो कृतवाच्य होता है। क्या होता है कृतवाच्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्तावाच्य यानी कृतवाच्य हो जाएगा। और कर्मवाच्य जब दूसरे से कराता है तो कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य कोई फीलिंग होती तो भाववाच्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है चलते रहने से अच्छा है कि आप विश्राम करें। अब विश्राम करें क्या होता है आपको ये बताना। भाववाच्य होता है, कर्तावाच्य होता है, भाववाच्य होता है, या इनमें से कोई नहीं क्या होता है ये आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 चलते रहने से अच्छा है कि आप विश्राम करें। इसमें कौन सा क्या आएगा ये आपको बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाच्य। दोस्तों आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई सलाह है सुझाव है ज़रूर दें ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 तक गद्यांश दिया गया है और उसका आपको आंसर ढूंढ करके बताना है। तो हमारा गद्यांश करने का सबसे सही तरीका होता है पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन के पश्चात गद्यांश पढ़ें और क्वेश्चन को हम दिमाग में रखें क्या पूछा गया है। पहला जैसे क्वेश्चन है मानव जीवन में सर्वोच्च स्थान है। पहला शक्ति का, धन का, बुद्धि का, हिंसा का, ये आपको ध्यान रखना है किसका इंसान स्थान है। और फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं।
निम्न में से किसका निर्माण बुद्ध के प्रयोग द्वारा हुआ है? पहला ऑप्शन हवाई जहाज़ का, दूसरा ऑप्शन अंतरिक्ष यान का, तीसरा ऑप्शन उपग्रह का, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी का। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं। मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्ध के जादुई स्पर्श द्वारा ही हो सकता है, तो क्या आशय? इसका आशय क्या है? पहला ऑप्शन दिया आत्मा और परमात्मा में क्या आशय है, दूसरा ऑप्शन ईश्वर है या नहीं, तीसरा ऑप्शन दिन और रात कैसे होते हैं, चौथा ऑप्शन उपयोग में से सभी। अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन का थोड़ा सा दिमाग में हम रखें क्या पूछा। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा सर्वोच्च क्या था, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि जो है किसका जो है क्या हुआ है उत्थान, किसका जो है उद्भव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में जैसे पूछ रहा है कि इनमें जो है इनका निराकरण सलूशन कैसे निकालेंगे, तो ये सब हम क्वेश्चन थोड़ा दिमाग में रखेंगे। अब फिर अगला, अब पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे। पैसेज मैं पढ़ देता हूँ, वैसे थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन गद्यांश पढ़ देता हूँ। पहला गद्यांश है, बुद्धि मानव सभ्यता के उत्थान का प्रमुख कारक रही है। बुद्ध के प्रयोग से मानव मात्र ने अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर आधुनिक भौतिक युग की रचना की है। सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने की यात्रा बुद्ध के रथ पर सवार होकर की गई है। मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्ध के जादुई स्पर्श से हो सका। देखो जादुई स्पर्श एक आया है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। और फिर अगला है, बुद्ध के सूक्ष्म बल और तेज निरुपाय रह गए। जगत में बुद्ध सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित हो गई। अब बुद्धि जो है सूक्ष्म बल और तेज निरुपाय रह गए हैं। सूक्ष्म बल मतलब सूक्ष्म बल और तेज निरुपाय रह गए, बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। अगली लाइन पढ़ते हैं। बुद्ध के द्वारा ही अनेक युद्धों में विजयश्री बुद्धिमान को मिली। बुद्धि का एक अहम कारण है कि उत्पादक न होते हुए भी एक वर्ग उत्पादन का नियंत्रक बना है। उसके द्वारा अर्जित पूंजी मजदूरों के शोषण से आई। उसके द्वारा बुद्ध के दुरुपयोग द्वारा भी वह व्यापार और सट्टे बाजारों इत्यादि अनेक प्रकार से संपन्न बनाने में सफल रहा। अगली लाइन है, ज्ञान विज्ञान निर्माण और विनाश सभी बुद्ध के उद्भव हैं। बुद्ध की महत्ता स्वयं प्रतिपादित हो जाती है कि मानव कैसे पशु से आज सब प्राणी बना और चंद्रमा पर पहुंचा। आज वह अंतरिक्ष पर बसने पर विचार कर रहा है। मानव सभ्यता के उत्थान में श्रम का बहुत बड़ा योगदान है। उसे श्रम को दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य बुद्धि द्वारा ही संपन्न हुआ है। आकाश चूमती मंजिला इमारतें निर्माण में बुद्धि के योगदान की पराकाष्ठा व्यक्त की गई है। अगली लाइन पढ़ते हैं। वहीं उपग्रह और अंतरिक्ष यान उसे साधक सिद्ध करती है। बुद्धि के साधन से सभी लक्ष्य साधते हैं। बुद्धि के साधन से सभी लक्ष्य साधते हैं। बुद्धि का सार यही है। अब हमने पूरा गद्यांश पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव जीवन में सर्वोच्च स्थान किसका है? पहला शक्ति का, दूसरा धन का, तीसरा बुद्धि का और चौथा ऑप्शन जो है हिंसा का। तो बुद्धि के बारे में गद्यांश में कहा है और इसका शीर्षक भी बुद्धि हो जाएगा। तो आंसर क्या है? बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। निम्न से किसका निर्माण बुद्ध के प्रयोग द्वारा हुआ है? पहला ऑप्शन हवाई जहाज़, दूसरा ऑप्शन अंतरिक्ष यान, तीसरा ऑप्शन उपग्रह, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो 13 का आंसर बताइए। 13 का आंसर हो जाएगा सभी। बुद्ध के द्वारा ही हवाई जहाज़ बनाया गया, अंतरिक्ष यान में मनुष्य पहुंच रहा है, उपग्रह बना रहा है, सभी चीज़ें जो है बुद्ध के बल पर ही की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्ध के जादुई स्पर्श द्वारा ही हो सका। तो क्या आशा है? इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्ध के जादुई स्पर्श द्वारा हो सका। तो क्या मतलब? आत्मा और परमात्मा में क्या आशा है? पहला ऑप्शन ईश्वर है या नहीं, दूसरा ऑप्शन दिन और रात कैसे होता है और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। तो मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्ध के जादुई स्पर्श से हो सका है।
तो दिन रात कैसे होते इसका पता भी मनुष्य ने किसके माध्यम से लगाया है? बुद्धि के माध्यम से लगाया है। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। देहलता में समास कौन सा है? देहलता में आपको समास बताना है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाचक होता है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह बीच में आता है, बहुब्रीहि समास में मतलब जो विशेषण और विशेष को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि होता है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष दोनों प्रधान होते हैं, वो कर्मधारय कहलाता है। तो 15 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 15 में कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय मतलब पहला पद जो है विशेषण है देह, और पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष है देहलता। एक पद का मतलब एक पद उपमान है, दूसरा उपमेय है, और इसलिए जो है कर्मधारय समास है। अगला है निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कल रात वह सो ना सका। दूसरा ऑप्शन है वह कुशल सहित अपने घर पहुंच गया। तीसरा ऑप्शन परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। चौथा ऑप्शन यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। 16 का आंसर दीजिए। अशुद्ध वाक्य है, हाँ, तो यानी गलत आपको ढूंढना है, क्या हो जाएगा गलत वाक्य कौन सा हो जाएगा आप बताइए। तो वह कुशल और सहित नहीं आएगा इसमें, हाँ, इसमें कि दो जो है कुशल, वह कुशल अपने घर पहुंच गया, सहित नहीं आएगा, है, तो ये गलती है। और फिर क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 19 तक देखते हैं। आपको शुद्ध वर्तनी ढूंढनी है। पहला ऑप्शन है अनुसरण, अनुसरण, अनुसरण और अनुसरण। इसमें 17 में कौन सा सही हो जाएगा ये बताइए। तो 17 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुसरण। 18 बताइए सही, इसमें भी वर्तनी आपको सही ढूंढनी, कौन से? अन्यथा, हाँ, अन्यथा पहला ऑप्शन अन्यथा है, दूसरा अन्यथा है, और फिर तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। आप इस तरह बताइए कि इसमें से 18 में कौन सा सही हो जाएगा। तो 18 में अन्यथा इस तरीके लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अन्यथा किस तरीके लिखा जाता है? आधा ना, या और बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 19 से 20 तक का निर्देश पढ़िए और फिर देखिए क्या कह रहा है। मुहावरा है दोनों में और दोनों को आपको बताना है। आपसे फिर एक बार निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी सलाह दीजिए ताकि मैं अपने काम को और बेहतर कर सकूं। और लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब क्या होता है ये बताइए। विपरीत काम करना, मूर्खता का काम करना, घाटे का काम करना और व्यर्थ काम करना। उल्टे बांस बरेली का मतलब क्या होता है ये आप बताइए। तो उल्टे बांस बरेली का मतलब होता है विपरीत काम करना, उल्टा काम करना। तो यानी जब उल्टा काम करेंगे तो उल्टे बांस बरेली को बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। औंधे खोपड़ी का मतलब क्या होता है? औंधे खोपड़ी का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन कुछ निर्णय ना कर पाना, दूसरा ऑप्शन मूर्ख होना, तीसरा ऑप्शन किंकर्त विमूढ़ होना, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर बताइए, 20 का क्या हो जाएगा? औंधी खोपड़ी का मतलब होता है मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी का मतलब होता है मूर्ख होना। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। आपको स्त्रीलिंग बताना है। इसमें से नट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला ऑप्शन नटी, दूसरा ऑप्शन नाटी, तीसरा ऑप्शन नाटिन, चौथा ऑप्शन नाटा है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा नटी। नट का स्त्रीलिंग क्या होता है? नटी होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? पहला बुढ़ापा, दूसरा ऑप्शन बूढ़ी, तीसरा ऑप्शन बूढ़ापन, चौथा ऑप्शन बूढ़ापन। तो बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। तो यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। बूढ़ा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। अब संज्ञा आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, और फिर हो जाएगा समूहवाचक, समूहवाचक,
और फिर एक हो जाएगा भाववाचक। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से व्यक्ति का मतलब होता है पर्सनल, उसी व्यक्ति को बताया, जैसे राम है। जाति मतलब एक होता है एक वर्ग स्पीसीज़ को बताता है, जैसे नदियां हैं, पर्वत हैं, ये जाति है। द्रव्य सोना चांदी होता है। समूह जैसे होता है कक्षा होता है, आर्मी होता है, पुलिस होता है, ये सब समूह में आ जाते हैं। और भाव में जैसे बचपन है, लड़कपन है, ये सब भाववाचक आते हैं। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आगे है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है, तो आप बताइए। इसमें से पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हम, तुम, ये, वे, मैं। दूसरा ऑप्शन आप, कुछ, जो, यह। तीसरा जो, कोई, वह, स्वयं। चौथा ऑप्शन मैं, तुम, आप, सभी। तो 23 का आंसर आप बताइए। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? जो कह रहा है सभी सर्वनाम पुरुषवाची, तो हम, तुम, ये, वे, मैं, ये जो है सारे जो है पुरुषवाची सर्वनाम हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 से 25 तक अशुद्धियों का पता लगाना है। और देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। आज आसमान ऊंचाई में बदल है, तो 14 क्या हो जाएगा? 24 का क्या हो जाएगा? बादल है। तो पहला ऑप्शन ऊंचाई, दूसरा ऑप्शन बादल, तीसरा ऑप्शन आज, चौथा ऑप्शन आसमान। तो 24 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 14 का 24 का क्या आंसर हो जाएगा? अशुद्ध, ऊंचाई नहीं होना चाहिए, आसमान के साथ ऊंचाई नहीं आना चाहिए। आज आसमान में बादल है, ये सही हो जाएगा। 25 है, मैं सोमवार के दिन आपके गांव आऊँगा। यहाँ पे अशुद्ध क्या लिख दिया गया है? जैसे मैं है, के दिन है, आऊँगा आपके, तो इसमें गलत क्या लिख दिया गया है या एक्स्ट्रा कुछ जो डाल दिया गया है? तो आप बताइए कहाँ पर गलती है? क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो सोमवार के साथ दिन नहीं आता है, तो सोमवार के साथ दिन नहीं आएगा, सोमवार को आपके गांव आऊँगा, इस तरीके ये सही होना चाहिए। और धन्यवाद दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।